हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम मेजर ब्रिटिश एक्ट के बारे में पढ़े थे और आज के सेशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के बारे में। चलो शुरू कर दे। एक मिनट के लिए सोचिए। आपके सामने एक पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, हर तरफ खेती खेत, लेकिन सरकारी खजाना बिल्कुल खाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बिल्कुल यही सवाल था। इतने बड़े हिंदुस्तान की जमीन से रेवेन्यू यानी कि पैसा कैसे निकाला जाए? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा था नहीं। देखिए, उस वक्त का हिंदुस्तान कोई एक जैसा देश तो था नहीं। कहीं भाषा अलग, कहीं फसल अलग, और जमीन पर किसका हक है इसके नियम तो हर जगह अलग थे। अब ऐसे में एक सिंगल टैक्स सिस्टम कैसे बनाया जाता जो पूरे देश में काम कर सके? ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से निपटने के लिए अंग्रेजों ने कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग सोल्यूशन ट्राई किए। 3 अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, और हर एक सिस्टम अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। उन्होंने इन सिस्टम्स को हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लागू किया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कामयाब होता है। और इन प्रयोगों का स्केल सच में चौंका देने वाला था। एक सिस्टम था रयौतवारी, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसने अकेले ब्रिटिश भारत के आधे से भी ज्यादा यानी 51% हिस्से को कवर कर लिया। सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि अंग्रेज गांव-गांव तक, किसान तक अपनी पहुंच बनाना चाहते थे। बाकी जो 2 सिस्टम्स थे, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, वो 30% और 19% इलाकों में लागू थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सिस्टम से। इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है टैक्स कलेक्शन की आउटसोर्सिंग। मतलब अंग्रेजों ने खुद टैक्स इकट्ठा करने का झंझट पालने के बजाय ये काम किसी और को दे दिया। तो हुआ ये कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए। उन्होंने जमींदारों को जमीन का परमानेंट मालिक बना दिया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया? इसके पीछे सोच ये थी कि ये जमींदार जो अब जमीन के मालिक बन गए थे, खेती में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ सरकार के वफादार भी बने रहेंगे। उनका काम सीधा सा था, किसानों से लगान वसूलो और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 10-11 हिस्सा सीधा सरकार को दे दो। ये सिस्टम बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे अमीर इलाकों में शुरू किया गया था। तो असल में ये जमींदार कौन थे? ये थे सरकार और किसानों के बीच के मिडलमैन, यानी बिचौलिए। उन्हें जमीन का मालिकाना हक भी दे दिया गया और लगान वसूलने की पावर भी। और इस एक सिस्टम ने हिंदुस्तान के देहाती समाज में एक नया और बहुत पावरफुल क्लास पैदा कर दिया, जिसके असर बहुत दूर तक गए। अब आइए देखते हैं एक ऐसा सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट से बिल्कुल 180 डिग्री अलग था। नाम था रयौतवारी सिस्टम। यहाँ जमींदारों के लिए कोई जगह नहीं थी, नो मिडलमैन। इधर सरकार सीधे किसान से डील करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बिजली कंपनी हमें सीधा बिल भेजती है। इस सिस्टम को लागू किया था सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने, खास तौर पर साउथ इंडिया के मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। उनकी सोच ये थी कि जमीन का असली मालिक तो किसान है, तो फिर लगान भी तो सीधे उसी से लेना चाहिए, है ना? और ये प्रयोग सोचिए, पहले तमिलनाडु के एक छोटे से जिले बारामहल में शुरू हुआ और देखते देखते हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिस्से में फैल गया। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो रैयत शब्द में है। रैयत का मतलब ही होता है किसान। इस सिस्टम के तहत पहली बार किसान को ऑफिशियल तौर पर उसकी जमीन का मालिक माना गया। लेकिन इस मालिकाना हक के साथ साथ सीधे सरकार को टैक्स चुकाने की बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। और याद रखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से की। ये नंबर दिखाता है कि अंग्रेजों के लिए किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना कितना जरूरी हो गया था, भले ही एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ये काम कितना ही मुश्किल क्यों न रहा हो। अच्छा, अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी प्रणाली, महालवाड़ी सिस्टम। इसको आप एक तरह का हाइब्रिड मॉडल समझ सकते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी के बीच का रास्ता था। इसमें न तो कोई एक जमींदार जिम्मेदार था और न ही कोई एक किसान, बल्कि पूरा का पूरा गांव एक साथ जिम्मेदार था। इस सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक ने नॉर्थ इंडिया के इलाकों जैसे यूपी और पंजाब में लागू किया।
ऐसा इसलिए क्योंकि इन जगहों पर गांव एक कम्युनिटी के तौर पर बहुत मजबूत थे। यहाँ टैक्स की जिम्मेदारी पूरे गांव पर डाल दी गई। गांव का मुखिया सबसे लगान इकट्ठा करता और फिर पूरी रकम एक साथ सरकार को दे देता था। और इसी से इस सिस्टम का नाम पड़ा महालवाड़ी, क्योंकि महाल का मतलब था एक रेवेन्यू यूनिट। अब ये एक गांव भी हो सकता था या फिर कुछ गांव का ग्रुप भी। टैक्स पूरे महाल के लिए फिक्स किया जाता था, ना कि किसी एक किसान के लिए। तो अब तक हमने देखे 3 अलग-अलग सिस्टम्स। एक में है अ मिडलमैन, जमींदार, दूसरे में किसान सीधे जिम्मेदार है और तीसरे में पूरा गांव। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। कॉर्नवालिस का जमींदारी सिस्टम सिर्फ 19% एरिया में रहा। मैकेंजी और बेंटिंग का कम्युनिटी बेस्ड मॉडल 30% पर लागू हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो था रैयत वाली सिस्टम। मुनरो और रीड ने इसे 51% हिंदुस्तान पर लागू किया। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बदलती हुई सोच और प्रायोरिटीज को दिखाते हैं। अगर हम इन सभी सिस्टम्स को बस एक सवाल पे लाकर खड़ा कर दें कि पैसा सरकार तक पहुंचता कैसे था, तो जवाब बड़ा सिंपल है। परमानेंट सेटलमेंट में एक बिचौलिया था, यानी जमींदार, लेकिन रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में पैसा सीधा सोर्स से आ रहा था, या तो किसान से या फिर पूरे गांव से। बस यही सबसे बड़ा फर्क था जो इन सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग करता था। तो ये थे वो 3 अलग-अलग सिस्टम्स, टैक्स वसूलने के 3 अलग-अलग तरीके, और हर एक ने हिंदुस्तान की देहाती जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आखिर में इस इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयोग का असली विनर कौन था? क्या वो नए अमीर बने जमींदार थे, या वो किसान जिन्हें पहली बार अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला था, या फिर हमेशा की तरह असली फायदा ब्रिटिश सरकार को ही हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हिंदुस्तान के इतिहास की गहराइयों में छिपा है।